क्या आप जानते हैं कि कैसे एक छोटे से राज्य ने भारत के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य को चुनौती दी? देखिए, मराठा साम्राज्य का उदय और अंत, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य से लेकर पेशवाओं के राजनैतिक दांव पेंच तक की पूरी कहानी। इस एंशिएंट हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में आपको मिलेगा मराठा इतिहास का हर जरूरी अध्याय। Ancient and modern history. भारत का इतिहास बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियों से भरा पड़ा है। 17वीं सदी में भी उत्तर में मुगल सल्तनत का सूरज अपनी बुलंदी पर था और दक्षिण डेक्कन में बीजापुर की आदिल शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही जैसी सल्तनतें राज कर रही थीं। ये वो दौर था जब आम लोगों की अपनी कोई सत्ता नहीं थी। महाराष्ट्र की धरती, जो सह्याद्री के पहाड़ों से घिरी थी, इन्हीं सल्तनतों के बीच बंटी हुई थी। यहाँ के वीर मराठा सरदार अपनी तलवार का जौहर इन्हीं सल्तनतों की नौकरी में दिखाया करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी बंटी हुई और अंधेरे में डूबी धरती पर 1630 में शिवनेरी के किले में एक चिंगारी का जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी राजे भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक बेहद शक्तिशाली और जागीरदार थे, और उनकी मां राजमाता जिजाबाई एक असाधारण महिला थीं, जिनकी आंखों में सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक आजाद राज्य का सपना सुलगता था। बचपन से ही जिजाबाई ने अपने पुत्र शिवा को रामायण और महाभारत की वो कहानियां नहीं सुनाई जो सिर्फ भगवान की लीला बताती थीं, बल्कि वो कहानियां सुनाई जो अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई सिखाती थीं। उनके जहन में यह बात डाल दी गई थी कि दूसरों के लिए लड़ने की जगह उन्हें अपनी प्रजा, अपनी धरती और अपने स्वधर्म के लिए लड़ना होगा। यह सिर्फ एक मां की सीख नहीं थी, यह एक क्रांति की नींव रखी जा रही थी। पुणे की छोटी सी जागीर में युवा शिवाजी ने अपने भरोसेमंद साथियों, जिन्हें मावले कहा जाता था, को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और अपने सरदार के एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। कहते हैं कि महज 15 से 16 साल की उम्र में शिवाजी राजे ने अपने इन्हीं साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में एक शपथ ली। यह शपथ किसी जागीर या धन दौलत के लिए नहीं थी। यह शपथ थी स्वराज्य की, यानी अपना राज्य स्थापित करने की। यह एक ऐसी सल्तनत बनाने की शपथ थी जो किसी सुल्तान की नहीं बल्कि रैयत यानी आम जनता की होगी। बीजापुर की ताकतवर सल्तनत के साए में रहकर ऐसी शपथ लेना किसी के लिए भी आत्महत्या जैसा हो सकता था, लेकिन यह मराठा साम्राज्य का पहला बिगुल था जो इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्वराज्य की शपथ लेना एक बात थी, लेकिन उस शपथ को हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज के चारों तरफ दक्कन की सल्तनतें और मुगल साम्राज्य की लोहे की दीवारें थीं। बीजापुर की आदिल शाही ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपने सबसे खूंखार और ताकतवर सेनापति अफजल खान को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खान ने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को पहाड़ी चूहा समझकर जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएगा। प्रतापगढ़ के किले पर वो मुलाकात तय हुई जो आज भी लोक कथाओं, फोल्कलोर में अमर है। कहा जाता है कि खान ने धोखा देकर शिवाजी राजे को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने वाघ नख बाघ के पंजे से खान का पेट चीर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सिर्फ एक सेनापति की मौत नहीं थी, यह बीजापुर सल्तनत के घमंड की हार थी। इस एक घटना ने रातों रात शिवाजी राजे को पूरे दक्कन में एक महानायक बना दिया। आदिल शाही की हार देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब बेचैन हो उठा। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1 लाख से ज्यादा की फौज देकर भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी राजे के ही महल लाल महल में अपना डेरा डाल दिया। यह एक सीधी चुनौती थी। तब शिवाजी राजे ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो महज 400 मावलों के साथ एक बारात का भेष धरकर पुणे में दाखिल हुए और रात के अंधेरे में सीधे शाइस्ता खान के कमरे में जा घुसे। खान की जान तो बच गई, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं। यह हार इतनी शर्मनाक थी कि औरंगजेब ने
शाइस्ता खान को दक्कन से वापस बंगाल भेज दिया। शिवाजी राजे यहीं नहीं रुके। उन्होंने मुगलों को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए उनके सबसे अमीर बंदरगाह सूरत को 2 बार लूटा। इस लूट ने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। इसके बाद हुई पुरंदर की संधि, जिसमें उन्हें 23 किले मुगलों को देने पड़े और औरंगजेब से मिलने आगरा जाना पड़ा। औरंगजेब ने उन्हें दरबार में मनसबदारों, छोटे अफसरों की लाइन में खड़ा करके अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी राजे ने दरबार में ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सबको लगा कि मराठा स्वराज्य का सपना अब खत्म हो गया, लेकिन शिवाजी राजे एक बार फिर अपनी चतुराई से मौत को चकमा दे गए। फलों और मिठाइयों की टोकरियों में बैठकर किले से उनकी वो ग्रेट एस्केप आज भी इतिहास का एक अजूबा मानी जाती है। आगरा से बचकर वापस आने के बाद शिवाजी राजे ने एक बात समझ ली थी। भले ही वो युद्ध जीत रहे थे, लेकिन बाकी राजाओं की नजर में वो अब भी सिर्फ एक बागी जागीरदार थे। उनके आदेशों को शाही फरमान का दर्जा नहीं था। स्वराज्य को एक राज्य की मान्यता दिलाने के लिए एक संप्रभु सॉवरेन शासक का होना जरूरी था। इसलिए 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले पर हजारों लोगों की मौजूदगी में शिवाजी राजे भोंसले का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति, क्षत्रिय कुल का स्वामी और हिंदवी स्वराज्य की उपाधि धारण की। यह सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, यह सदियों बाद दक्कन की धरती पर एक आजाद और संप्रभु हिंदू साम्राज्य का जन्म था। साल 1707 औरंगजेब की मौत हो चुकी थी। जिस दक्कन की धरती को वो 27 साल तक रौंदता रहा, आखिर में वही मिट्टी उसे नसीब हुई। मुगल सल्तनत का अजेय इनविंसिबल बादशाह मर चुका था, लेकिन वो अपने पीछे एक बंटा हुआ और थका हुआ मराठा स्वराज्य छोड़ गया था। मुगलों ने मराठों को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी और सबसे शातिर चाल चली। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज को, जो बरसों से उनकी कैद में थे, आजाद कर दिया। यह एक राजनीतिक टाइम बम था, क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति राजाराम महाराज की वीर पत्नी महारानी ताराबाई अपने बेटे के नाम पर बहादुरी से स्वराज्य की बागडोर संभाल रही थीं। शाहू महाराज की रिहाई ने मराठा साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। शाहू महाराज की सातारा गद्दी और महारानी ताराबाई की कोल्हापुर गद्दी। यह एक भयानक गृह युद्ध, सिविल वॉर का दौर था, जिसने स्वराज्य को अंदर से खोखला कर दिया। शाहू महाराज को विरासत में एक खाली खजाना और बंटे हुए सरदार मिले थे। उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो तलवार से ज्यादा दिमाग चलाना जानता हो, और वो इंसान उन्हें मिला कोंकण के एक छोटे से गांव श्रीवर्धन से, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी पहले एक मामूली कारकुन रेवेन्यू क्लर्क थे, लेकिन उनकी कूटनीति, डिप्लोमेसी और वफादारी बेजोड़ थी। उन्होंने एक एक करके नाराज मराठा सरदारों को शाहू महाराज के झंडे तले इकट्ठा किया। यहां तक कि उन्होंने मराठा नौसेना के अजेय प्रमुख सारखेल कान्होजी आंग्रे को भी गृह युद्ध छोड़कर शाहू महाराज का साथ देने के लिए मना लिया। लेकिन बालाजी विश्वनाथ का सबसे बड़ा कारनामा दिल्ली में हुआ। साल 1719 में वो मराठा सेना लेकर दिल्ली पहुंचे और मुगल दरबार की अंदरूनी राजनीति में दखल दिया। उन्होंने सैयद बंधुओं, सैयद ब्रदर्स को बादशाह फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में मदद की। इस मदद के बदले में उन्होंने मुगल बादशाह से वो हासिल कर लिया जो मराठों को युद्ध के मैदान में भी नहीं मिला था। उन्हें 3 सनद, रॉयल डिक्रीज मिली। स्वराज्य, शाहू महाराज को शिवाजी महाराज के सभी किलों का कानूनी हक मिला। चौथ, मराठों को पूरे 6 मुगल सूबों, प्रोविंसेस से 25% टैक्स वसूलने का अधिकार मिला। सरदेशमुखी, मराठों को 10% अतिरिक्त टैक्स वसूलने का अधिकार मिला। यह एक कूटनीतिक जीत थी जिसने मराठा साम्राज्य की तकदीर बदल दी। जो मराठे कल तक मुगलों की नजर में बागी और लुटेरे थे, आज वो उसी दक्कन के कानूनी टैक्स कलेक्टर बन चुके थे। शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। जब 1720 में बालाजी की मृत्यु हुई तो शाहू महाराज ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने बालाजी के 20 साल के बेटे
बाजीराव बल्लाल को अगला पेशवा बना दिया। यहीं से पेशवा का पद वंशानुगत हेरेडिटरी हो गया और मराठा शक्ति का केंद्र सातारा के शाही दरबार से पुणे के पेशवा दरबार में खिसकने लगा। अगर बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दिमाग थे तो उनके बेटे श्रीमंत पेशवा बाजीराव वाइस उस साम्राज्य की तूफानी तलवार थे। बाजीराव सिर्फ 20 साल के थे, लेकिन उनका विजन बहुत साफ था। वो जानते थे कि मुगल साम्राज्य एक सूखे पेड़ की तरह खोखला हो चुका है। उनकी नीति स्पष्ट थी, हमें इस सूखे पेड़ के तने पर वार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। वो शिवाजी महाराज के स्वराज्य को एक अखिल भारतीय साम्राज्य में बदलना चाहते थे, जिसका झंडा अटक से कटक तक, सिंधु नदी से उड़ीसा तक लहराए। अगले 20 साल तक पेशवा बाजीराव एक ने सिर्फ घोड़े की लगाम थामी। उन्हें अपनी बिजली की तेजी से हमला करने वाली गुरिल्ला युद्ध नीति, लाइटनिंग वॉरफेयर के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने 20 साल के करियर में 41 से ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी और यह कहा जाता है कि वो एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने 1728 में पालखेड़ के युद्ध में मुगलों के सबसे ताकतवर सूबेदार हैदराबाद के निजाम को ऐसी करारी शिकस्त दी कि निजाम को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यह मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। उन्होंने मालवा जीता, गुजरात पर नियंत्रण किया और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद के लिए पहुंचे। यहीं पर उनकी मुलाकात राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी से हुई, जहां आज लोग इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी के तौर पर जानते हैं। वहीं ऐतिहासिक रूप से यह एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बवंडर भी था। बाजीराव का मस्तानी के प्रति गहरा प्रेम पुणे के कट्टरपंथी ब्राह्मण समाज और उनके अपने परिवार के लिए एक सीधी चुनौती बन गया था, जिसने उनके जीवन के आखिरी पलों में बहुत उथल-पुथल मचा दी। लेकिन इन सब के बावजूद बाजीराव आई का ध्यान अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। 1737 में उन्होंने वो कर दिखाया जो शिवाजी महाराज भी नहीं कर पाए थे। बाजीराव की सेना बिजली की गति से सीधे दिल्ली के दरवाजों तक जा पहुंची। उन्होंने मुगल बादशाह को लाल किले में छिपने पर मजबूर कर दिया। 1740 में सिर्फ 40 साल की उम्र में उनकी अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक वो मराठा साम्राज्य को भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूंखार सैन्य शक्ति बना चुके थे। उन्होंने वो जमीन तैयार कर दी थी जिस पर मराठा झंडा अपने शिखर पर पहुंचने वाला था। लेकिन इसी जमीन में साम्राज्य के सबसे बड़े पतन के बीज भी छिपे थे। 1750 का दशक यह मराठा साम्राज्य का स्वर्ण काल था। श्रीमंत पेशवा बाजीराव प्रथम का अटक से कटक तक का जो सपना था वो अब हकीकत बन चुका था। उनके पुत्र श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा के नाम से जाना जाता है, के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने ज़ेनिथ पर पहुंच गया था। मराठा घुड़सवारों ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों से रौंद दिया था। पेशवा के भाई रघुनाथ राव या राघोबा के नेतृत्व में मराठा सेना ने वो कर दिखाया जो अकल्पनीय था। उन्होंने 1758 में मुगलों और अफगानों को खदेड़ते हुए लाहौर को पार किया और सीधे अटोक के किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया, जो आज के पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। दिल्ली का मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम का बादशाह था, असल में वो मराठों का पेंशनर बन चुका था। बंगाल से लेकर गुजरात तक और अटक से लेकर तमिलनाडु तक हर राजा और नवाब मराठों को चौथ टैक्स दे रहा था। मराठा भारत की पैरामाउंट पावर यानी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे। लेकिन अटक के किले पर फहराया गया यही भगवा ध्वज मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन को एक खुला निमंत्रण था। यह चुनौती थी अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी को। मराठों ने उसके बेटे तैमूर शाह को पंजाब से खदेड़ दिया था। अब्दाली इस अपमान का बदला लेने और भारत की दौलत को एक बार फिर लूटने के लिए एक विशाल सेना लेकर हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। उसे भारत के ही कुछ मुस्लिम शासकों जैसे नजीब उद दौला रोहिलस ने मदद के लिए बुलाया था, जो मराठों के बढ़ते प्रभाव से घबराए हुए थे। जब यह खबर पुणे पहुंची तो नाना साहेब पेशवा ने भी अब्दाली को हमेशा के लिए सबक सिखाने का फैसला किया।
मराठा इतिहास की सबसे भव्य और सबसे शक्तिशाली सेना तैयार की गई। इस सेना का नेतृत्व पेशवा के चचेरे भाई श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ को सौंपा गया। भाऊ एक शानदार सेनापति और प्रशासक थे, लेकिन उन पर दक्षिण में निजाम के खिलाफ जीती गई उदगीर की लड़ाई का नशा था। उनके साथ पेशवा के 17 साल के बेटे श्रीमंत विश्वासराव को इस अभियान का नाम मात्र का कमांडर बनाया गया। इस सेना में सिर्फ मराठा घुड़सवार ही नहीं थे। भाऊ अपने साथ इब्राहिम खान गार्दी के नेतृत्व वाली एक आधुनिक तोपखाने आर्टिलरी की विशाल टुकड़ी भी ले गए थे, जो फ्रांसीसी तरीके से प्रशिक्षित थी। यह मराठों की पारंपरिक गुरिल्ला युद्ध नीति से एक बड़ा बदलाव था। यह सेना इतनी भव्य थी कि जब वो चली तो ऐसा लगा जैसे कोई पूरा शहर चल रहा हो। लेकिन उत्तर भारत की राजनीति दक्कन से बहुत अलग थी। सदाशिवराव भाऊ के अड़ियल और गर्म स्वभाव के कारण उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण सहयोगी एलाइज उनसे दूर हो गए। राजस्थान के राजपूत तटस्थ न्यूट्रल रहे और भरतपुर के जाट राजा सूरजमल भी दिल्ली में मतभेद होने के बाद सेना का साथ छोड़कर वापस चले गए। अब मराठे यमुना के किनारे पानीपत के मैदान में अकेले पड़ गए थे। 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति का दिन। 2 महीने से ज्यादा की घेराबंदी सीज के बाद मराठा खेमे में भुखमरी फैल चुकी थी। हजारों जानवर और सैनिक बिना लड़े ही मर गए थे। अंत में भाऊ के पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। भूखे प्यासे मराठा सैनिक अपने मुंह में हर हर महादेव का जय घोष लिए अब्दाली की सेना पर टूट पड़े। शुरुआत में इब्राहिम खान गार्दी के तोपखाने ने अफगानों के परखच्चे उड़ा दिए। मराठा घुड़सवारों ने ऐसा भयंकर हमला किया कि एक समय अब्दाली की सेना के पैर उखड़ गए और खुद अब्दाली जंग का मैदान छोड़कर भागने की तैयारी करने लगा था। लेकिन तभी नियति ने वो क्रूर मजाक किया जिसने इतिहास बदल दिया। दोपहर होते होते एक आवारा गोली पेशवा के बेटे विश्वासराव को जा लगी और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। अपने भतीजे को मरते देख सदाशिवराव भाऊ अपना आपा खो बैठे। वो एक सेनापति की तरह सोचना भूल गए और एक गुस्सैल योद्धा की तरह बिना सोचे समझे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हुए और अफगानों की भीड़ में घुस गए। जैसे ही मराठा सैनिकों ने भाऊ के हाथी का हौदा आसन खाली देखा, पूरी सेना में एक अफवाह फैल गई। भाऊ मारे गए, सेनापति भाग गए। बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। जो सेना जीत रही थी वो अब लीडर के बिना हो गई और सैनिकों में भगदड़ मच गई। अब्दाली के रिजर्व सैनिकों ने इस भगदड़ का फायदा उठाया और जो हुआ वो युद्ध नहीं, वो एक नरसंहार मैसेकर था। शाम ढलने तक मराठा साम्राज्य की एक पूरी पीढ़ी जनरेशन पानीपत की उस बर्फीली जमीन पर हमेशा के लिए सो चुकी थी। सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, जसवंतराव पंवार, तुकोजी सिंधिया, अनगिनत सरदार मारे गए। इब्राहिम खान गार्दी को पकड़कर तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। इस हार की खबर जब नाना साहेब पेशवा तक पहुंची तो वो एक खत के जरिए पहुंची जिसमें लिखा था, 2 मोत्ये गलाली 27 मोहोरा हरवल्या आणि चांदी व तांब्याची नाणी किती गेली याची गणतीच नाही। 2 मोती विश्वासराव और भाऊ पिघल गए। 27 सोने की मोहरें बड़े सरदार खो गईं और कितने चांदी तांबे के सिक्के सैनिक बहे, उसकी कोई गिनती नहीं है। यह सदमा नाना साहेब पेशवा बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही महीनों बाद टूटे हुए दिल के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई। पानीपत की हार सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, यह मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील थी। मराठों का अजेय होने का घमंड टूट चुका था और अब स्वराज्य बिखरने की कगार पर था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए एक अपोकैलिप्स सर्वनाश जैसा था। नाना साहेब पेशवा के सदमे में गुजर जाने के बाद पुणे का दरबार नेतृत्व विहीन, लीडरलेस हो गया था। साम्राज्य का खजाना खाली था। उत्तर भारत में मराठों की साख, प्रेस्टीज मिट्टी में मिल चुकी थी और सबसे बढ़कर अजेय मराठों का खौफ खत्म हो गया था। निजाम, हैदर अली, मैसूर और यहां तक कि अंग्रेज जो अब तक कलकत्ता में दुबके बैठे थे, उन सब ने इस बिखरे हुए साम्राज्य की ओर गिद्ध की नजर से देखना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि स्वराज्य का यह विशाल पेड़ जिसे शिवाजी महाराज ने लगाया,
और बाजीराव प्रथम ने सींचा था, अब अपनी जड़ों से ही सूख जाएगा। लेकिन मराठा ताकत की जड़ें इतनी कमजोर नहीं थीं। पानीपत के इसी मलबे से एक ऐसे अंतिम महान पेशवा का उदय हुआ जिसने मराठों की खोई हुई इज्जत वापस लाने की कसम खाई। यह थे नाना साहेब के दूसरे बेटे श्रीमंत पेशवा माधवराव प्रथम। जब माधवराव ने गद्दी संभाली तो वो महज 16 साल के थे। दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था। उनके अपने चाचा रघुनाथ राव राघोबा पेशवा बनने का सपना देख रहे थे और अंग्रेजों से हाथ मिलाने को तैयार थे। लेकिन इस युवा पेशवा में बाजीराव आई की तेजी और शिवाजी महाराज जैसी प्रशासनिक समझ थी। उनके साथ थे मराठा साम्राज्य के चाणक्य कहे जाने वाले नाना फडणवीस। अगले 11 सालों तक पेशवा माधवराव ने एक करिश्मा कर दिखाया। उन्होंने सबसे पहले अपने विद्रोही चाचा रघुनाथ राव को राक्षस भुवन के युद्ध में हराकर नजरबंद किया। उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता को युद्ध में एक नहीं बल्कि कई बार हराया और उसे खोए हुए इलाके और हर्जाना देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी काबू में रखा। पेशवा माधवराव का सबसे बड़ा कारनामा था उत्तर भारत में मराठा गौरव को फिर से स्थापित करना। उन्होंने पानीपत की हार का बदला लेने के लिए पानीपत से बचकर निकले महान योद्धा महादजी शिंदे सिंधिया को एक विशाल सेना देकर उत्तर भारत भेजा। महादजी सिंधिया ने रोहिल्लों को कुचला। नजीब उद दौला, जो पानीपत का मुख्य विलेन था, के बेटे जाब्ता खान को सजा दी और 1771 में दिल्ली पर फिर से भगवा ध्वज फहरा दिया। उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम II को, जो अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में बैठा था, वापस लाकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, लेकिन इस बार मराठों के कठपुतली के तौर पर। मराठों ने 10 साल के अंदर ही दिल्ली को वापस जीत लिया था। सब कुछ ठीक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि माधवराव के नेतृत्व में साम्राज्य फिर से एक हो जाएगा। लेकिन 1772 में सिर्फ 27 साल की उम्र में पेशवा माधवराव की तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु हो गई। यह मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत से भी बड़ा सदमा था। पानीपत ने सेना को मारा था, लेकिन माधवराव की मृत्यु ने साम्राज्य की आत्मा को मार दिया। माधवराव की मृत्यु के साथ ही पुणे में पेशवा का वास्तविक एक्चुअल शासन लगभग समाप्त हो गया। अब पेशवा का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गया था, जिसे नाना फडणवीस और बार भाई परिषद काउंसिल ऑफ 12 चला रही थी। असली ताकत अब पुणे के दरबार से निकलकर उन ताकतवर सरदारों के हाथ में चली गई थी जो अलग अलग इलाकों को संभाल रहे थे।